द्वितीय कोटि अभिक्रिया है उसके लिए समाकलित वेग समीकरण है वो आपके डायरेक्ट है, वो सिलेबस में डेरिवेशन है नहीं। K2 बराबर 1/t डॉट x बटा a कोष्टक a माइनस एक्स। ठीक है, ये आपके समाकलित वेग समीकरण किसके लिए? द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण है, जहां x क्या है? x जो है वो अंतिम सांद्रता है, x है अंतिम सांद्रता और a है आपके प्रारंभिक सांद्रता। a बराबर इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता। तो K2 बराबर 1/t डॉट x, जब आपने अंतिम सांद्रता है वो प्रारंभिक की आधी कर दी। कब की? जब t बराबर समय आधा किया, समय आधा किया, t बराबर t हाफ किया, तो जो सांद्रता है वो भी प्रारंभिक की आधी हो गई। तो x की जगह a बटा 2 बटा a कोष्टक a माइनस a, x की जगह a बटा 2। ठीक है, तो K2 बराबर 1/t डॉट a बटा 2, a कोष्टक एक में से आधा गया तो आधा बचा, a बटा 2, a बटा 2 से a बटा 2 कैंसिल। तो K2 बराबर t की जगह क्या हो जाएगा? t हाफ, 1/t हाफ डॉट a। तो अपने को t हाफ निकालना, t हाफ क्या है? t हाफ बराबर 1/K2 है, 1/K2। ये हो गया अर्धायु काल किसके लिए? द्वितीय कोटि अभिक्रिया। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल निकालना है। तो इस प्रकार आपने अंतिम सांद्रता है x और a बराबर प्रारंभिक सांद्रता है, तो x बराबर जब आपने समय आधा किया, t बराबर t हाफ किया, तो सांद्रता भी x बराबर a बटा 2 हो गई। तो K2 बराबर 1/t डॉट x की जगह a बटा 2 कोष्टक a माइनस a बटा 2। ठीक है, तो K2 बराबर 1/t हाफ, t की जगह t हाफ डॉट a बटा 2 a कोष्टक a माइनस a बटा 2। तो a पूरे में से आधा गया, आधा बचा, आधे में से आधा कैंसिल हो गया। तो K2 बराबर 1/t हाफ a, t हाफ बराबर 1/K2 है। ठीक है, ये द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए आपके समाकलित वेग समीकरण वो अर्धायु काल हो गया। शून्य कोटि के लिए क्या था? शून्य कोटि के लिए था K0 बराबर R0 माइनस R अपॉन T। ठीक है, अर्धायु काल क्या था शून्य कोटि के लिए? T हाफ बराबर R0 बटा 2K0, R0 बटा 2K0। ये शून्य कोटि के लिए अर्धायु काल और समाकलित वेग समीकरण है। इसी प्रकार आपके प्रथम कोटि के लिए क्या था? K1 बराबर 2.303 बटा T, 2.303 बटा T log R0 बटा R, log R0 बटा R प्रथम कोटि के लिए। और अर्धायु काल का सूत्र क्या था? T हाफ बराबर 0.693 बटा K1, ये अर्धायु काल का सूत्र हो गया 0.693 बटा K1। ये तो हो गया आपके समाकलित वेग समीकरण, समाकलित वेग समीकरण। और ये हो गया आपके अर्धायु काल ज्ञात करने का सूत्र, अर्धायु काल। अर्धायु काल है उसको ज्ञात करने का सूत्र T हाफ बराबर 0.693 किसके लिए? ये सब प्रथम कोटि के लिए, ये प्रथम कोटि के लिए और ये शून्य कोटि के लिए, शून्य कोटि के लिए। वेग समीकरण ये रहा और अर्धायु काल का ये रहा। ठीक है, तो 6 सूत्र हो गए आपके, 6 के 6 आपको याद रखना है। K2 बराबर 1/t डॉट x बटा a कोष्टक a माइनस एक्स द्वितीय कोटि के लिए। जब आपने x बराबर a बटा 2 लिखा तो t बराबर क्या हो गया? t हाफ हो गया। तो K2 बराबर 1/t डॉट a बटा 2 a कोष्टक a माइनस a बटा 2, a बटा 2 से a बटा 2 कैंसिल हो गया। K2 बराबर 1/t हाफ, K2 निकाला तो 1/t हाफ डॉट a और आपको निकालना t हाफ, तो 1/K2 है। ठीक है, ये हो गया आपके तीनों डेरिवेशन हो गए। अब अपन इन पे आंकिक प्रश्न ले रहे हैं। प्रथम कोटि पे आंकिक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99.9% वियोजन में लगा समय
लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का 3 गुना होता है। लगे समय का 3 गुना होता है। ठीक है, प्रश्न दे दिया कि सिद्ध करो कि 99.9% में लगा समय 90% में लगे समय का 3 गुना होता है। T99.9 बराबर T90 मल्टीप्लाई 3, ये आपको सिद्ध करना है। आंसर T99.9 में जो समय लगेगा वो क्या होगा, सूत्र आ गया 2.303 बटा T log R0। R0 मतलब प्रारंभिक कंसंट्रेशन, R मतलब अंतिम कंसंट्रेशन। जहाँ R0 क्या होगा, R0 तो हर समीकरण में क्या मानना, 100 ही मानना, और R होगा 100 में से कितनी पूर्ण हो गई है वो लिखनी है, 99.9 पूर्ण हो गई, तो बच्ची कितनी है, 0.1 बच्ची। ठीक है, तो T 99.9% बराबर 2.303 बटा में क्या आएगा, K log R0 की जगह 100 और R की जगह 0.1। ठीक है, पॉइंट हट गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1000 log 1000 बराबर log 10 की घात 3। 10 की घात 3 का मतलब 3 log 10, 3 log 10 का मतलब 3। तो T 99.9% बराबर 2.303 बटा K इंटू 3, समीकरण 1। ठीक है भाई, 99.9 में कितना समय लगेगा, तो आपने यहाँ पे सूत्र लगा दिया K बराबर 2.303 बटा T log R0 बटा R। अब T आपको निकालना है, T को इधर लिया है, K को इधर लिया है। 99.9 बराबर R0 कितना होगा, 100 होगा, अंतिम R कितना है 0.1, तो T 99.9 बराबर 2.303 बटा K log 100 बटा 0.1 हटाया तो 1000 हो गया, log 1000 बराबर 10 की घात 3, तो 3 log 10, 3 log 10 का मतलब 3 हो गया। T 99.9 बराबर 2.303 बटा K1 इंटू 3। अब T90 निकालना है, T90% बराबर 2.303 बटा K log R0 बटा R। अब R0 कितना होता है, R0 हमेशा 100 और R कितना होगा कि 100 में से 90 पूर्ण हो गई है, तो 100 में से 90 पूर्ण हो गई तो कितनी बची, 10। ठीक है, तो T90 बराबर 2.303 बटा K log R0 100 और R की जगह 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, log 10 की वैल्यू बराबर 1। T90 बराबर 2.303 बटा K। ठीक है, समीकरण 2। समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर भाग दे देंगे अपन, T99.9 बटा T90 बराबर 2.303 बटा K इंटू 3 बटा 2.303 इंटू K। तो 2.303 से 2.303 कैंसिल, K1 से K1 कैंसिल, तो बच्चा क्या है, T99.9 बराबर 3 इंटू T90, 3 इंटू क्या हो जाएगा, T90। 99.9 इति सिद्धम, 99.9% में लगा समय 90% का कितना होता है, 3 गुना होता है, यह आपने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये इस प्रकार अपन मान लो आपको कह दे कि 99.9% में लगा समय 90% का कितना गुना होता है, तो आपने सिद्ध कर दिया।
अर्धायु काल वो 99% में कितना समय है, तो वो भी अपन कर लेंगे। ठीक है, सिद्ध कीजिए प्रथम कोटि अभिक्रिया के 90% या 99% वियोजन में लगा समय अर्धायु काल का कितना गुना होता है, लगा समय अर्धायु काल का कितना गुना होता है। प्रथम कोटि अभी की 99% वियोजन में लगा समय अर्धायु काल का कितना गुना होगा, अर्धायु काल का कितना गुना होता है, का कितना गुना होता है। प्रथम कोटि अभिक्रिया है, उसके सूत्र लिखेंगे K1 बराबर 2.303 बटा टी log R0 बटा R। अब टी क्या कह रहा है, वो टी बराबर T99 कह रहा है। ठीक है, ठीक है, तो T99 बराबर R कितना होगा, R होगा R0 तो हमेशा 100 होगा, और R कितना होगा 99.99 है, तो 100 माइनस 99 मतलब है 1। T99% 2.303 बटा टी log R0 बटा R। R0 कितना हो गया 100 और R कितना हो गया 1। ठीक है, तो T99 99% में पूर्ण होने में लगा समय 2.303 बटा K log 100, और log 100 का मतलब होता है T99% बराबर 2.303 बटा K इंटू 2 log 10। ठीक है, 2 log 10 हो गया समीकरण 1। इसी प्रकार आपके टी हाफ क्या होगा, टी हाफ बराबर 0.693 बटा K1, 0.693 बटा K1। ठीक है, तो 0.693 को अपन और कैसे लिख सकते हैं, टी हाफ बराबर 2.303 इंटू log 2 बटा K1। ठीक है, समीकरण 2, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग देने पर, समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे, तो T 99.9 बटा टी हाफ बराबर 2.303 बटा K1 इंटू 2 log 10 बटा 2.303 बटा K1 इंटू log 2। तो अपने पास बचा T99 बराबर टी हाफ मल्टीप्लाई log 2 इंटू 2। ठीक है, 2 log 10 का मतलब 2 log 2 का भाग लगाना है, log 2 का क्या लगाना है, भाग, ऊपर क्या बचे 2 बटा log 2 की वैल्यू क्या होगी 0.3010। ठीक है, तो 0.30 का लगभग 0.3 का भाग लगाना है, तो T99 बराबर टी हाफ इंटू पॉइंट हटा तो ऊपर आया पॉइंट आया, तो लगभग आएगा आपके 6.699 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये इतना गुना होगा, T99 बराबर 0.6999 के आसपास होगा। तो इस प्रकार आप प्रथम कोटि अभिक्रिया है उसमें आपको दे दे तो उसके आधार पर आपको करना है। उसके बाद अभिक्रिया की अणुसंख्यता व कोटि, अणुसंख्यता वो कोटि किसे कहता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को, रासायनिक अभिक्रिया में
भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। संख्या को अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। अणुसंख्यता, अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। ये सैद्धांतिक मान है, ये पूर्णांक होती है और सैद्धांतिक है, देख करके आप बता सकते हो, और सैद्धांतिक मान है। सैद्धांतिक होती है, थ्योरेटिकल होती है। अणुसंख्यता के बाद है कोटि। कोटि में होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया के मंद पद में, स्लो स्टेप में, के मंद पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। मंद पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये भिन्न में भी हो सकती है, भिन्नात्मक हो सकती है, तथा प्रायोगिक होती है। प्रैक्टिकली होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के स्लो स्टेप में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। भिन्नात्मक हो सकती है और प्रायोगिक होती है। अणुसंख्यता, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अणुसंख्यता कहते हैं। पूर्णांक होती है और सैद्धांतिक होती है। अणुसंख्यता और कोटि में अंतर, एक तरफ अणुसंख्यता, एक तरफ कोटि। ये होती है वो सैद्धांतिक होती है, देखकर आप बता सकते हो, सैद्धांतिक होती है। और ये होती है आपके प्रैक्टिकली होती है, प्रायोगिक, प्रयोगशाला में इसका निर्धारण कर सकते हो, प्रायोगिक होती है। ये पूर्णांक होती है, शून्य कभी भी नहीं हो सकती, पूर्णांक होती है। ये शून्य भी हो सकती है, ये शून्य या भिन्नात्मक भी है, भिन्नात्मक भी होती है। ठीक है। अभिक्रिया है, अणुसंख्यता है, अणुसंख्यता परिवर्तित नहीं होती है, तथा अभिक्रिया को देखकर बता सकते हैं। ये परिवर्तित भी हो सकती है, परिवर्तित हो सकती है। ये संपूर्ण अभिक्रिया के लिए होती है, संपूर्ण अभिक्रिया की होती है, संपूर्ण अभिक्रिया हेतु होती है। ये निश्चित पद के लिए होती है, निश्चित पद के लिए होती है। ठीक है, जैसे शून्य कोटि अभिक्रिया है H2 + I2 = 2HI।
अब इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, एक और एक दो है, तो अणु संख्या तो कितनी हो गई, अणु संख्या तो दो हो गई, और कोटि कितनी है, कि कोटि तो हो गई इसकी शून्य। तो आप देख करके नहीं बता सकते, तो ये प्रैक्टिकली होती है, ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के मंद पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। तो इसके आधार पर आप कोटि का निर्धारण कर सकते हैं। अब अणु संख्या और कोटि भिन्न भिन्न हो तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया छद्म रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण ले रहे हैं, छद्म या आभासी कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, छद्म या आभासी कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं, छद्म या आभासी कोटि। तो ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अणु संख्या व कोटि भिन्न भिन्न हो, जिसकी अणु संख्या, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी अणु संख्या व कोटि, अणु संख्या व कोटि भिन्न भिन्न हो, कोटि भिन्न भिन्न हो, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन छद्म कोटि अभिक्रिया कहलाती है, छद्म या आभासी कोटि अभिक्रिया कहलाती है। इसकी अणु संख्या और कोटि भिन्न भिन्न हो, छद्म या आभासी कोटि अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आपके एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, एस्टर का CH3 CO C2H5 सूत्र होता है, उसका अम्लीय जल अपघटन H2O, प्रेजेंस ऑफ अम्ल H+, तो क्या होगा, अम्ल का निर्माण होगा, एसिटिक अम्ल CH3COH और साथ में क्या बनेगा, एथेनॉल C2H5OH। अणु संख्या कितनी है, अणु संख्या होगी बराबर 2, अणु संख्या बराबर 2, और जल को कोटि में शामिल नहीं करते तो कोटि बराबर कितनी होगी, कोटि होगी 1। अणु संख्या 2, कोटि 1, छद्म या आभासी कोटि अभिक्रिया, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन। इसी प्रकार आपके और भी अभिक्रिया है, सुक्रोज का जल अपघटन, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, C12H22O11 प्लस H2O, C12H22O11 प्लस H2O, तो ग्लूकोज बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, ग्लूकोज और साथ में फ्रक्टोज बनता है। तो अणु संख्या कितनी है, अणु संख्या बराबर 2, अणु संख्या बराबर 2 और कोटि बराबर 1। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अणु संख्या और कोटि भिन्न भिन्न हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन छद्म या आभासी कोटि अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अणु संख्या की परिभाषा हो गई, कोटि की परिभाषा हो गई, और छद्म आभासी कोटि की अभिक्रिया है उसकी परिभाषा हो गई, उदाहरण हो गया। सभी जो रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है, जितनी भी सभी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होती है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। सभी रेडियो एक्टिव अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, प्रथम ऑर्डर की रिएक्शन होती है, प्रथम कोटि अभिक्रिया होती है। उसके बाद है आपके अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया वेग है को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक, इफेक्टिव फैक्टर ऑफ रिएक्टेंट वेग, रिएक्शन वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। उसमें एक नंबर है आपके उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है। अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहता है, सक्रियण ऊर्जा। अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहता है, सक्रियण ऊर्जा। तो ये उत्प्रेरक क्या करेगा, सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या कर देगा, कमी कर देगा, सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देगा। इससे अभिकारक आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाता है, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा, इससे अभिक्रिया वेग बढ़ता है। उत्प्रेरक होता है अभिकारक अभिक्रिया वेग को अभिक्रिया वेग के मान में वृद्धि कर देता है, ठीक है। उसके बाद है 2 नंबर ताप का प्रभाव। ताप, यदि आप ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी मतलब ऑलरेडी ऊष्मा निक्षेपित हो रही है, तो आपको ताप कम करना पड़ेगा अभिक्रिया वेग बढ़ाने के लिए। ऊष्माक्षेपी में ताप क्या करना पड़ेगा, कम, और ऊष्माशोषी है तो ताप अधिक करना पड़ेगा। दाब का प्रभाव, दाब है तो दाब बढ़ाने पर अभिकारक उत्पाद में आसानी से कन्वर्ट होंगे, अभिक्रिया वेग बढ़ेगा।
अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। वो ला-शास्त्रीय नियम से है कि यदि आपने PCl3 + N2+3H2 है, तो यदि अभिकारक अणुओं की संख्या अधिक है, दाब बढ़ा है, तो अग्र अभिक्रिया होगी, नहीं तो प्रतिप अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। इसमें दाब बढ़ाने पर उत्पाद अधिक, अमोनिया अधिक बनेगी। सांद्रता का प्रभाव, अभिकारक व उत्पाद की सांद्रता के मान में वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। जैसे जैसे N2 और H2 की मात्रा बढ़ाएंगे वैसे वैसे अमोनिया अधिक बनेगी, अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। तो इफेक्टिव फैक्टर थे वो 4 है, कैटालाइट है, टेम्परेचर है, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन है। उत्प्रेरक है तो अभिकारक से उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी कर देता है, जिससे उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग के मान में वृद्धि करेगा। ताप का प्रभाव, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के है तो ताप कम करने पर अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, ऊष्माशोषी में ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। दाब, यदि अभिकारक अणुओं की संख्या उत्पाद से ज्यादा है तो दाब बढ़ाने पर अग्र अभिक्रिया संपन्न होगी, और यदि इधर अभिकारक की संख्या ज्यादा है तो प्रतिप अभिक्रिया शुरू होगी। सांद्रता में अभिक्रिया वेग, सांद्रता में अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपके अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, आवासीय छद्म कोटि अभिक्रिया और अणुसंकेता कोटि, विभिन्न प्रकार के आंकिक प्रश्न का अध्ययन इस वीडियो में किया। अगले वीडियो में अपन आर्रहेनियस व टक्कर सिद्धांत का अध्ययन करेंगे।